मैं लखनऊ का हूँ, मेरा उतनी तालियों में भी काम चल जाता है। लखनऊ तो बहुत नज़ाकत, नफासत, शराफत का शहर है। मैं नागपुर पहली बार आया आज। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं भगवान कसम कह रहा हूँ। आज तक झूठ नहीं बोला है, आज भी नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छा ये कवि सम्मेलन, बहुत अच्छा हास्य का उत्सव। हम लोगों को डॉक्टर पीयूष जी ने 4 बजे यहाँ बुला लिया था। हमने कहा डॉक्टर साहब 4 बजे क्यों बुला रहे हैं? बोले नहीं नहीं आइए, आप लोगों का योगदान चाहिए। आप लोग जिन कुर्सियों पे बैठे हैं ना, 90% मैंने लगाई है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जितने बड़े बड़े अफसर थे, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया और मैं बनना चाहता था इनकम टैक्स कमिश्नर। तो मैं रिटन में पास हो गया, इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया गया। उस दिन मैंने तय किया था कि इन इनकम टैक्स के सबसे बड़े अफसरों से भी ऊंचा उठकर दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर खड़ा हूं, सारे नीचे बैठे हुए। मैंने IAS का एग्जाम दिया, उसमें भी नहीं पास हुआ, तो मैंने तय किया IAS से भी ऊपर उठूंगा। अनूप जी आए, वापस बिठा दिए गए, मैं यही हूँ। जोरदार तालियां हमारी प्रतिभा के लिए बजाइए। मैं पहली बार नागपुर आया, डॉक्टर पीयूष जी लगातार टच में थे। लगभग 1 महीने से पूछ रहे थे कहाँ पहुंचे। सही सही, भगवान कसम, झूठ हाथ तक नहीं बोले, आज भी नहीं बोलेंगे। आज तो हम जब पहुंचे थे, इन्होंने कहा को लेने के लिए गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल सच घटना आज ही की, आज ही से शुरू होता है। नागपुर स्टेशन पे हमको लेने के लिए गाड़ी आई, बढ़िया सी सफेद गाड़ी, शानदार सफेद, उस पर कवर ववर लगे हुए थे। मैं बैठ गया। ड्राइवर बोला सर कहाँ चलना है? बिल्कुल भगवान कसम, आज ही की घटना है। झूठ कभी नहीं बोला, आज नहीं बोलेंगे, रावण जी की कसम। कभी नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। तो हमने कहा भाई हमको बुलाया डॉक्टर पीयूष जी ने है और मैं आया, मुझे क्या पता। तुम कहाँ के हो ड्राइवर साहब? बोला मैं लखनऊ के पास रायबरेली का हूँ। हमने कहा कब से यहाँ गाड़ी चला रहे हो? बोला परसों शुरू किया है। हम समझ गए क्या करना है, तो मैंने फ़ोन किया डॉक्टर पीयूष जी को, कहाँ रुकना है? बोले वो होटल अशोक है, वहाँ रुकना है। हमने क्या करें क्या करें, तो डॉक्टर साहब से कहा, बोले किसी से पूछ लीजिए, बहुत सरल है, पहुँच जाएंगे, लक्ष्मी चौक के पास है। हमने कहा अच्छा। तो हमने सोचा किससे पूछें? डॉक्टर विष्णु सक्सेना हमारे साथ, जब ये साथ में होते हैं तो हम ही को आगे कर देते हैं सारी व्यवस्थाओं के लिए। तो हमने कहा किससे पूछें? बोले किसी जिम्मेदार आदमी से पूछो। तो एक पुलिस के व्यक्ति खड़े थे। हम समझ गए कि इनसे ज्यादा जिम्मेदार तो कोई होता ही नहीं है। हाँ, ठहाके को खोलना है, क्योंकि मैं पहला कभी भी, इसलिए मेरा काम थोड़ा मेहनत का है। चाहे हत्या हो, चाहे चोरी हो, चाहे लूटपाट हो, चाहे कुछ डकैती हो, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पुलिस वालों पे होती है। आप गलत ना समझें, वो करने की नहीं, उसको निपटाने की। अपराधी पकड़े तो उससे कैसे क्या करें, पुलिस बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल सही, भगवान का समाज की घटना है। तो हमने गाड़ी रुकवाई, हमने कहा भाई साहब ये होटल अशोक किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। आप मेरी हालत ना करें, किसी आदमी से, भगवान कसम सही घटना है आज के। बोले किसी आदमी से पूछ लो, और वो चल दिए। अच्छा, हमें पहुंचने की जल्दी, तो थोड़ा आगे बढ़े तो एक जीप खड़ी हुई थी, उसमें पुलिस लिखा हुआ था, उसमें बड़े पुलिस बैठे थे, बड़े वाले। तो हमने कहा ये जरूर बता देंगे। हमने कहा भाई साहब ये होटल अशोक कहाँ है? बोले क्यों? वैसे सवाल उचित था उनका। हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज जो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मूर्ख दिवस का कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए बड़े अफसर हैं, हम समझ गए बड़े अफसर हैं, तालियां हम उठेंगे। अभी नहीं, थोड़ा रोकिए। हम समझ गए ये बड़े अफसर हैं। जिसको ये ना पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा भाई साहब आज कवि सम्मेलन है, डॉक्टर अशोक चक्रधर की अध्यक्षता है, मधु पांडे जी की उपस्थिति है और मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा और अंदर झांक के विष्णु सक्सेना जी को देखा, दोनों के चेहरे देखिए, फिर हमको देखा। बोले तुम कवि हो?
देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल आज की भगवान कसम सही घटना है। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है, आप जुड़ना ताली बजाना। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अब आगे ताली उठाइएगा। वो बोले हत्या कर दो। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। ये माइक थोड़ा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छा करो। पकड़े, लेकिन हमको पहुंचने की, होटल पहुंचने की जल्दी थी क्योंकि 4 बजे आना था। तो रास्ते भर हम यही सोचते रहे कि उस भाई ने ये क्यों कहा, किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र हुआ, जहाँ हिंदी अच्छे ढंग से बोली लिखी पढ़ी और समझी जाती है। अब ध्यान से जुड़ना हमारे साथ। वहाँ जब पुलिस के लोग आते हैं तो कहा जाता है पुलिस आई है, कहते हैं ना। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं, जैसे उधर खड़े हैं, तो कहा जाता है पुलिस खड़ी है। जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो कहा जाता है पुलिस चली गई। यहाँ पुलिस के बहुत बड़े अफसर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, डरते हुए, सहमते हुए कह रहा हूँ कि जो आती है, जो खड़ी होती है, जो चली जाती है, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? वो स्त्रीलिंग ही होगी। तो होटल तक आते आते हमने शोध किया। मैं वो शोध आपके सामने रखता हूँ। आप इस कवि सम्मेलन को इतना अच्छा खोलिएगा कि अशोक जी तक पहुँचते पहुँचते ये कवि सम्मेलन आसमान हो जाए। पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए और मेरा शोध सुनिए। मैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ये बता दूं कि भले ये घटना मेरे साथ यहाँ घटी है, लेकिन मैंने ये शोध उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए किया है। मैं अपनी सुरक्षा मस्ट प्रथम, सदैव और अंत तक। एक बार बॉर्डर पार करा दो फिर देखो। यहाँ की पुलिस तो बहुत मजबूत है। मैं बम्बई 5 साल रहा, 3 साल, तो वहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं तो तुरंत चालान करते हैं और गाड़ी पकड़ लेते हैं, सब करते हैं। हमारे लखनऊ की पुलिस बहुत अच्छी है, इतनी सज्जन पुलिस, जो दे दो चुपचाप रख लेते। कभी गुंजन मैडम, मैं बिल्कुल भगवान कसम से कह रहा हूँ, आप ही उधर ही की, आपको पता होगा। लखनऊ में मैं एक दिन मोटरसाइकिल से निकला। मेरे पास तो खैर मोटरसाइकिल है, गब्बर सिंह के पास वो भी नहीं है। तो मैं मोटरसाइकिल से निकला, मैं हेलमेट नहीं लगाया था, बिल्कुल सही घटना। तो अम्बेडकर पार्क हमारे यहाँ, वहाँ पर चेकिंग हो रही थी, रोक लिया उसने। हेलमेट नहीं थी, बोला 1500 रुपये लगेंगे। हमने कहा सर है नहीं, छोड़ दीजिए। तो खैर 100 रुपये में, नहीं झूठ नहीं बोला, भगवान कसम झूठ, झूठ क्यों बोलूँगा? फिर पुलिस के बड़े अफसर बैठे हैं, उनके रहते हुए मुझे झूठ बोलने क्या जरूरत है? मतलब उनके रहते हुए, मतलब उनकी उपस्थिति में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, ये कहना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने 100 रुपये में हमें छोड़ दिया। हम थोड़ा आगे बढ़े, हमने कहा फिर आगे चौराहा पड़ेगा, फिर चेकिंग होगी, फिर आगे पड़ेगा, कितने 100 रुपये देंगे? तो हम वापस गए। हमने कहा भाई साहब कैसे काम चलेगा? बोले कुछ नहीं, आगे कोई रोके तो कह देना पेप्सी। तो हम आगे गए, रोका, हमने कहा पेप्सी, बोला जाइए भाई साहब। हम पूरा लखनऊ घूम आए पेप्सी के सहारे। अच्छा, दूसरे बिल्कुल भगवान कसम सही घटना, झूठ तो आज तक हमने बोले ही नहीं, कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन फिर हमने कागज भी नहीं रखे, हमने कहा पेप्सी तो है ही है। बिल्कुल सही घटना, वहीं पर चेकिंग हो रही। हमने जलवे के साथ मोटरसाइकिल रोके, बोला कागज दिखाओ। हमने कहा पेप्सी, बोला इधर आओ, आज कोका कोला है। तो ये है हमारी पुलिस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो हमने वो रिसर्च की कि पुलिस स्त्रीलिंग क्यों होती है। आप पुलिस का चित्र अपने सामने, मेरी रिसर्च और आपकी तालियां धीरे धीरे लेवल बढ़ाती रहेंगी तो कार्यक्रम का बहुत आनंद आएगा। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सच्चा शोध है। पीएचडी वाले क्या करेंगे? पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग, वर्दी स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, सीटी स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, हवालात स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग,
कचहरी स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग, जमानत स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए पुलिस टॉप टू बॉटम स्त्रीलिंग होती है। अरुण भैया क्या कह रहे हैं, अरुण देवनीति यमराज जी क्या कह रहे हैं, भैंसे पे चलते हैं इसलिए इनको कुछ पता नहीं, कह रहे हैं डंडा, डंडा को पुल्लिंग बता रहे हैं, जबकि इनको ये नहीं पता है कि पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। भाई एक बार खूब जम के तालियां बजाओ। ये बड़े मौके से इन्होंने डंडा कहा और लेकिन मैं वास्तव में समझदार आदमी हूं, आप लोग गलतफहमी में न रहें। मुझे पता है कि पुलिस की दुश्मनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं अपनी बात से असहमत होता हूं। समझदार आदमी वही है जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए, हमेशा फायदे में रहेगा। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। पूछा कैसे, हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। अब अकेले में मिलो का मतलब सर ये नहीं कि नागपुर में लाइट चली गई हो तो कहीं अंधेरी गली में मिल लो। अकेले में मिलो का अर्थ ये है कि जब किसी पुलिस को आप सिंगल देखते हैं तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मेरे शोध का खंड खा आपके सामने प्रस्तुत है। 4-5 लोग ताली बजा दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। बस 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 बस, बस बहुत, इतना बहुत है। मैं तो लखनऊ का हूँ ना, ज्यादा जोर शोर में तालियों में मेरा कई बार हार्ट फेल हो चुका है, इसलिए कम तालियां भी ठीक रहती हैं। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। फिर से पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए और मेरे शोध का खंड खा सुनिए। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे लखनऊ के पांडा जी को छोड़ के, बस पांडा जी को छोड़ के आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अब तालियां नाक पर उठाए, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती है। लेकिन अब जो कहना चाहता हूं वो एक पत्रकार की हैसियत से, एक कवि की हैसियत से, अशोक जी की अध्यक्षता में अब जो कहना चाहता हूं उस पर भी समर्थन होना चाहिए कि जिस दिन हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की राजनीति हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, हमारे देश से सभी किस्म के आतंकवादों का जड़ से समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। मस्ती और उल्लास चूंकि हमारे जीवन से गायब से होते जा रहे हैं, इसलिए हम अवसर तलाशते हैं कि हमें कोई अवसर मिले जहाँ हम मुस्कुरा सकें। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ये होता है यहाँ पर जो अपनापन मिल रहा है। जब से हम लोग आए हैं, इतना बैंड बाजे वाले भी सर्व कर रहे हैं, सब लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग कहीं बाहर आए ही नहीं है, बिल्कुल अपने घर जैसा। मैं 4 पंक्तियां इस नागपुर के भारत प्रेम के लिए, उल्लास प्रेम के लिए देना चाहता हूँ। मुझे अपने घर जैसा लग रहा है। मेरी एक्चुअली बहन यहाँ पर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं उसके यहाँ गया तो पता चला कि सब लोग वहाँ से भी आने वाले हैं। कि क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। और खुलिएगा थोड़ा सा। मैं सबसे छोटा कवि हूँ इस मंच का, आपको बहुत ऊपर तक ले जाना है इस मंच को। क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। तो कभी कभी सोचो कुछ होता कुछ है। हम ये सोचते थे कि महाराष्ट्र में कौन हिंदी कविता सुनेगा, लेकिन यहाँ इतने लोग कविता प्रेमी बैठे हुए हैं, हिंदी कविता, मस्ती की कविता सुन रहे हैं। कभी कभी बदली हुई परिस्थिति मिल जाती है। बदली हुई परिस्थिति का एक छोटी सी क्षणिका से व्यंग्य सुनाता हूँ, आप उस पर जुड़िएगा। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए,
हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। अब बदली हुई परिस्थिति, कहाँ पर क्या भीड़ लगी रहनी चाहिए थी काम कराने के लिए, लेकिन वहां पर वो मर गए। अब आप देखिए व्यंग्य की ऊंचाइयों तक ले चलने की कोशिश, क्योंकि अशोक जी की अध्यक्षता। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। डॉक्टर मधु पांडे जी बैठे हुए यहाँ पर, उनको देखना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े कवि हैं, उनकी उपस्थिति में पढ़ने में घबराहट सी होती है कि कहीं ऐसा कुछ न पड़ जाए। एक और व्यंग्य का सुनाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले ओबामा जी आए हमारे देश में, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो दिल्ली में बिल्कुल सच घटना है भगवान का सच है। तो दिल्ली से सारे भिखारी हटा दिए गए, एक भी भिखारी वहां नहीं रखा गया कि ओबामा जी की नजर उस पर न पड़े। भिखारी क्यों हटाए गए, मैं क्षणिका आपको सुनाता हूं। हमने उनसे पूछा कि ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं। सुनिएगा आप लोग भी, अनूप जी सुनिएगा। हमने उनसे पूछा कि ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? सम्मानित भिखारी इसलिए मैंने कहा क्योंकि हमारा देश उस संस्कृति को जीता है, जब भिक्षा भी देते हैं तो कहते हैं अम्मा जी ये लीजिए, बाबा जी ये लीजिए। हमारा देश भिखारियों को भी माँ बाप के बराबर सम्मान देता है, इसलिए मैंने ये कहा। हमने उनसे पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, ये सच है कि बराक ओबामा जी आ रहे हैं, पर आप हमारे देश के सम्मानित भिखारियों को उनके फुटपाथ पर से क्यों हटा रहे हैं? इस पर वो बोले, अस्थाना जी भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है। तैयार हो जाएं बहुत अच्छे लोग। अस्थाना जी भिखारियों को हटाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। एक बड़ा कटोरा फैलाने के लिए छोटे छोटे कटोरे हटाना जरूरी है। आप देखते हैं जब चुनाव आता है तब बंबई दिल्ली की तरफ भागने लगता है। यानी फिल्म के लोग राजनीति में आना चाहते हैं। वो क्यों आना चाहते हैं, इसका कारण मैं व्यंग्यकार की दृष्टि से आपके सामने रखना चाहता हूँ, आनंद की बात करना चाहता हूँ। हमने फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से पूछा, महोदय एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ एक ही कारण है। कारण अगर अच्छा हो तो पीछे तक तालियां लहरा जाएं। वो बोले, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। बहुत धन्यवाद। मार डाला बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुलिस के लोग बैठे हैं, ये मत के मार डाला। मेरे घर में बच्चे भी हैं, वो कहेंगे कहाँ डाल डाला तो मैंने मार नहीं डाला। अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा। अति छोटी ये कविता सुना करके मैं अगले कवि को बुलाता हूँ। मुश्किल से 1.5 मिनट और रहूंगा, क्योंकि मैंने पहले नंबर पर जब खड़ा होता है जो व्यक्ति, वो घबराहट में रहता है, वो अपने आप को मिठाई की दुकान की पहली जलेबी समझता है। हलवाई पहली जलेबी बनाता है, उसको उठाता है, भट्टी में झोंक देता है। तो मैं पहली जलेबी था, थोड़ा सा भट्टी में गया, लेकिन आपकी तालियों ने मुझे दही में भी डाला, इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। सच घटना पर आधारित एक कविता है, 2 मिनट की। मैं क्लीन शेव रहता था, ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था।
क्लीन शेव, नहीं भगवान कसम ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था। मैं 10 भाई बहन हूँ, 10 भाई बहन है। हमारे पिताजी के सामने की समस्या थी कि 9 भाई बहनों की तो शादी हो चुकी थी, मेरी नहीं हो पा रही थी। पिताजी की बड़ी समस्या, मैं क्लीन शेव रहता था, कोई ससुर आते नहीं था, कोई ससुर नहीं आता था। अच्छा नहीं आता था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मैं लड़की भी नहीं था कि किसी के साथ भाग ही जाता, जहाँ माँ बाप बांधते वहीं बनना पड़ता। एक दिन कवि सम्मेलन था तो अशोक जी और विष्णु सक्सेना जी, अरुण जी बैठे हुए थे, पिताजी मुंह लटकाए बैठे हमारे घर पे। अशोक जी ने पूछा, चाचा जी क्या बात, आप इतना दुखी क्यों हैं? बोले सर्वेश की भी शादी हो जाती तो गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब कोई अच्छा या बुरा काम हो जाता है तो गंगा नहाई जाती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा था पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो तब तक अरुण जेमिनी जी तो यमराज है, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत पिताजी से कहा, मेरे चाचा जी ऐसा करो, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा विज्ञापन निकलवाया गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, वो गलती से 82 साल छप गई। 28 जो था वो 82 छप गया। हम निश्चिंत हो गए, हमने कहा मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल था, भगवान का सब सही करता है, झूठ आज तक नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे। मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी को देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने अनूप जी मनी मन उनसे पूछा कि पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? बस इसी से कविता तैयार हुई थी। 1 मिनट की कविता मैं सुनाता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने थोड़ा खुले रहिएगा, नहीं लोग कहेंगे कि अंत में जाते जाते डाउन कर गया। आप लोग खुले रहिएगा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब सुनिएगा, अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। आपकी मुस्कान ठहाके में बदले। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। देखिए, जो भाषा समझ में आती है उसी पे मुस्कान निकलती है ना, इसलिए ताली बजा लेते हैं एक बार। चलिए, अब मेरे बारे में टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। चौथे पे तालियां लहरा जाए। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। ये पूरी कविता मैं मधु जी को समर्पित करता हूँ। वो बोले, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप, आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले 1-2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा।
तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, कविता के अंतिम पंक्ति, आपकी तालियां मुझे कवि के रूप में विदा करें, फिर मैं संचालक के रूप में बोलूं। तो भाइयों बहनों, मैं जो आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आनंद। पहले कवि को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मंच जब संरक्षक के तौर पर पीछे होता है तो उसकी घबराहट कम हो जाती है। मुझे हमेशा हर मंच पर बहुत घबराहट होती है, क्योंकि मंच पर जो बाकी लोग होते हैं वो मुझसे बहुत वरिष्ठ होते हैं, बहुत बड़े कवि होते हैं, मुझे बहुत घबराहट होती है। आइए एक बार मेरे वापसी के लिए ताली बजा दीजिए। मैं कविता खत्म कर चुका हूँ, ताली बजा दीजिए। अब मुझे अगले कवि को बुलाना है। आनंद है क्या एक्चुअली? मस्ती है क्या चीज? महामूर्ख मेला हम क्यों कर रहे हैं? महामूर्ख सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? यहाँ से नहीं करते। महामूर्ख मेला यहाँ से किया ही नहीं जा सकता। महामूर्ख मेला यहाँ से किया जाता है। मस्ती यहाँ से कभी पैदा नहीं होती, यहाँ से कैलकुलेशंस पैदा होते हैं, यहाँ से किलकारियां पैदा होती हैं। मैं एक ऐसी धड़कन को आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं, एक ऐसी वीणा के तार आपके सामने बजाना चाहता हूं जो हृदय की धड़कन से शब्द बनकर के फूटते हैं और फिर गीत बनकर के फिजाओं में छा जाते हैं। हिंदी मंच ने बहुत सारे गीतकार दिए, बच्चन जी को दिया, नीरज जी को दिया, सोम ठाकुर जी को दिया, तो तमाम सारे और उस पीढ़ी में कवि आए जिन्होंने अपनी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लेकिन हमारी पीढ़ी के युवा हस्ताक्षर डॉक्टर विष्णु सक्सेना जब खड़े होते हैं अपने श्रृंगार की पंक्तियों के साथ, जब उनकी वाणी माधुरी बनकर, जब बांसुरी बनकर के बजने लगती है और उसमें से शब्दों की लहरियां निकलती हैं, तो वो शब्द आपके हृदय में कानों के माध्यम से जाते हैं और आप वाह और आह कर उठते हैं और आपके अंदर का जो प्रेम का रस है वो जग जाता है। वो चाहे जो तिथि हो, वो आपको इतना ज्यादा प्रेम में डुबो देती है कि वो हमेशा अपने आप को 1 अप्रैल वाली स्थिति में पहुंचा देती है। जो प्रेम में पागल व्यक्ति होता है वो 1 अप्रैल में ही होता है। 1 अप्रैल उसके दिन हमेशा होते हैं। मैं चाहता हूं कि देश के बड़े गीतकार जिन्होंने विश्व स्तर पर इस समय हिंदी गीत की पताका को फहरा रखा है, इस मूर्ख दिवस के अवसर पर आएं और अपनी वीणा की झनकार के साथ गीत की सुर लहरियां छेड़ें। आपकी जोरदार तालियां डॉक्टर विष्णु सक्सेना।